टीचर्स ने बोला था कि दिवाली में घर चले जाया करो। और क्या होता है ना, कोटा में सब कोई छुट्टी पे चले जाते हैं, तो लिटरली उस दिन ना खाने को नहीं था, क्योंकि सारे मेस बंद थे, सब कुछ बंद था। मेरे को याद है रात में पटाखे फूट रहे थे और मैं ब्रिटानिया केक खा रहा था रोते हुए कि बोलते भाई ये कहाँ फंस गया है। तो व्हाट डू यू थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट, वो मार्कशीट वाले मार्क्स या आपका फर्स्ट पे? मैं वो $200 आज तक कभी नहीं भूल पाया। बट हाँ, मैंने जब मैं ठीक ठाक था पढ़ने में, तो एक बार जब 90+ लाऊंगा वो मैं भूल चुका हूँ यार, मतलब नहीं है याद। फिर उस फेथ में आगे जाना कि मुझे कभी तो फंडिंग मिलेगी, जो कि काफ़ी लोग इस फेथ में चल रहे हैं अभी। तो हाउ वाज दैट फीलिंग जब पहला चेक आपका आया था? और मेरे को याद है मैं मतलब ज़मीन घसक गई थी नीचे से, लगा कि ये क्या हो गया, अरे मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फंडिंग आने वाली है। तो मेरे को लगा था कि अभी तो है, अभी टाइम है। फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके वॉशरूम गया, फिर चेहरा वगैरह धोया, आईने में अपने आप को बार बार देखा, मैंने अरे ये क्या हो गया, सच में हो रहा है, सच में हो रहा है कि नहीं, मतलब ऐसा है। नो डाउट हर जगह यही हल्ला है कि इंडिया एआई का एज मिस कर रहा है, इंडिया क्रिप्टो का एज मिस कर रहा है। वहीं एक यूएई जैसी जगह पे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट लाते हैं जिन्होंने आज यूएई की हालत बदल दी है। मतलब आईआईटी में था वो तो यूपीएससी निकाल लिया, अरे वो तो मतलब गवर्नमेंट जॉब में है। तो हमने हमेशा से उस चीज़ों को सेलिब्रेट किया है। तो क्या होता है ना कि फिर जो दूसरे साइड जो वो सारे जॉब लेने वाले लोग हैं, और एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता और हर कोई जॉब नहीं कर सकता। दोस्तों, ये पहला एपिसोड है ड्रीम इन टेक का, एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जिसने 11th-12th क्लास में पूरे गूगल और फेसबुक का सिस्टम फाड़ दिया। स्कूल और कॉलेज में इतना मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने सारा टाइम टेक सीखने में लगा दिया और कंप्यूटर से प्यार कर बैठे। किसी के पीयर प्रेशर में नहीं आए और उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया। जहाँ पे लोग क्रिप्टो में लाखों रुपए गंवा रहे हैं, उन्होंने उसका यूज केस लाके और $1 मिलियन का कंपनी बना दिया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपके सामने आने वाली है ओनली एट ड्रीम इन टेक। सो हेलो शशांक भाई, मतलब बहुत टाइम का ड्यू था। सो वेलकम टू ड्रीम इन टेक पॉडकास्ट। और सीधा मैं इसी बात से स्टार्ट करना चाहूँगा जो सब लोगों का एक्साइटमेंट भी है सुनने वालों का, कि यार मतलब आपने बहुत ही कम एज में फेसबुक, गूगल और मतलब इनका सिस्टम फाड़ दिया सीधा ही। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी, और पहली बार आपको हैकिंग के बारे में कैसे पता चला? तो पहली बार हैकिंग का तब पता चला था जब स्कूल में था, मैं सैनिक स्कूल में था। तो वहाँ पे जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो ऑर्कुट बड़ा फैंसी चीज़ था। तो मैं अपने ना सीनियर के साथ चैट करता था, और फिर एक दिन वो नहीं आए, फिर 2 दिन नहीं आए, फिर तीसरे दिन नई आईडी से आए। तो फिर पता चला कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। और वो था हमारा, स्पेशली मेरा लाइक ड्राइविंग पॉइंट की हुआ कैसे। फिर हमने उसको गो थ्रू किया तो पता चला कि अच्छा फिशिंग हुआ था। और फिशिंग उस समय बहुत नई चीज़ थी, उस समय ये 2009 की बात है। एंड तब मैं सोचा कि जब सब समझ में आ गया तो फिर मैं सोचा फिशिंग पेज भी बना करके देखते हैं। तो आपने पूछा उस सीनियर को, मतलब कुछ तो लालच किया होगा उसने, तभी वो वहाँ पे क्लिक करके गया है। हाँ, आई मीन एक लिंक आया था, वो किसी फेक प्रोफाइल से था, लड़की की फेक प्रोफाइल से था। तो वेरी यूजुअल, वेरी हमेशा सिमिलर केस होता है हमेशा। तो वही था, एंड वही था स्टार्टिंग पॉइंट बेसिक सिक्योरिटी में आने का। फिर पता चला कि अच्छा वेब एप्लीकेशंस भी हैक होते हैं। तो फिर उसके बाद पता चला कि अच्छा मतलब गूगल, फेसबुक बाउंटी देती है कि अगर आप फ्लॉ ढूंढते हो तो वो मिलता है। तो आपको ये कहाँ पता चला कि इन चीज़ों के पैसे भी मिलते हैं? तो जब मैं हैकिंग सीखने की कोशिश कर रहा था और एक्सप्लोर कर रहा था, तो बहुत सारे फेसबुक के हैकिंग ग्रुप्स ज्वाइन किया था। तो उसमें किसी ने पोस्ट डाला था कि अच्छा उसको फेसबुक से अवार्ड मिला है। हाँ। तो मेरा भी लगा कि इधर उधर करने से क्या फ़ायदा है, चलो ये करते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। इसको अवार्ड मिला है तो मैं भी एक तो लेके आऊं। क्यों ना। और भाई फेसबुक के सिक्योरिटी हॉल ऑफ फेम पेज में नाम आना बड़ी चीज़ होती है। डेफिनेटली। तो वहीं उस टाइम पे शायद इतनी बाउंटी एकाएक देता नहीं था, मतलब गूगल तो काफ़ी बाउंटी देते हैं, फेसबुक सिर्फ हॉल ऑफ फेम में नाम डालता था ना, या बाउंटी भी देता था? नहीं, फेसबुक भी बाउंटी देता था। बहुत सारे थे जो सिर्फ हॉल ऑफ फेम करने लगे थे, बट फेसबुक, गूगल ने बाउंटी से ही स्टार्ट किया था, वो पैसे देते थे। फिर क्या किया, मतलब कैसा रिएक्शन रहा, थोड़ा बताओ मुझे। मतलब क्या घर वालों के सामने चौड़ मारी या दोस्तों के सामने एकदम, मतलब कैसा सीन रहा? हाँ, आई मीन मेरा सबसे पहला बाउंटी मेरे को अभी भी याद है। गूगल से जैसे ही मेल आया कि अच्छा बाउंटी मिली है, और मैं 4 महीने से लगा हुआ था कि यार एक तो वैलिड निकालूंगा, ठीक है। तो मैंने एकदम
2 मुक्के मारे एकदम बेड पे, जैसे ही मैं बेड पे ही लैपटॉप था, जैसे ही देखा 2 मुक्के मारे कि अरे यहाँ मिल गई बाउंटी फाइनली। और उसके बाद तो फिर रुका ही नहीं, उसके बाद तो फिर मैं करता ही चला गया। फिर वो पैसे कहाँ से लिए? मतलब उस टाइम पे तो पेमेंट गेटवे का भी बड़ा लफड़ा रहता था इंडिया में। हाँ, पेमेंट गेटवे का बहुत इश्यूज था। तो गूगल बैंक ट्रांसफर करता था, तो पापा भी बहुत खुश हुए थे बोल करके कि मतलब समझ में आ गया था पापा को एक बार में कि ऐसा कुछ किया है इसने? नहीं, पहले तो पापा डाउट में चले गए थे कि ये कुछ गलत कर रहा है इंटरनेट पे, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो पापा एक दो बार सवाल भी किए थे कि श्योर हो गूगल ही पैसे दे रहा है, ऐसा कुछ है। तो मैं बोला देख लेना। तो पापा ने एक्चुअली बैंक में जा करके वो पासबुक में वो कराते थे ना अपने, प्रिंट करा करके, तो उसमें देखा था, लिखा हुआ था गूगल, पेपाल। तब उनको समझ में आया कि हाँ मतलब कुछ गलत नहीं कर रहा है, सही काम कर रहा है, सही में गूगल से पैसे आ रहे हैं। वाह, मतलब बहुत ही सही स्टार्ट रहा आपका। बट मुझे थोड़ा सा बताओ आपके बारे में, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आते हो, जिन लोगों को नहीं पता है आपके बारे में, तो कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? क्योंकि आप बोल रहे हो स्कूल टाइम पे ही आप मतलब स्टार्ट हो गए थे, तो आसपास काफ़ी कुछ चल रहा होगा आई एम श्योर। हाँ, तो मैं बिहार में एक पूर्णिया नाम का जगह है, स्मॉल टाउन है, वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था। फिर मैंने वहाँ पे लोकली स्कूलिंग की थी, और फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था सैनिक स्कूल का। तो मैं फिर सैनिक स्कूल में था, वो आर्मी स्कूल है, रन बाय आर्मी पीपल। तो मैं वहाँ पे था, गया तो कुछ और मोटिव से था, बट देन फिर कंप्यूटर से प्यार हो गया। तो और ख़ासकर ये जो हैकिंग वाला इंसिडेंट मैं बताया, उसके बाद मेरे को ऐसा था कि नहीं, इसी में जाना है। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं ड्रॉप कर गया, फिर दिल्ली आया, फिर दिल्ली में बहुत बग बाउंटीज़ की। तो ऐसे ही जर्नी थी। तो क्या मतलब आपने क्या लिया? क्या इंजीनियरिंग में आप मूव कर रहे थे, या मतलब कैसे क्या? हाँ, तो मेरा सिंपल था कि मेरे को हैकिंग में कुछ करना था। क्या करना था पता भी नहीं था, मतलब उस समय तो कुछ ऐसे भी अपने बिहार में तो या फिर इंजीनियरिंग होती है या मेडिकल होता है, ऐसा ही होता है सीन वहाँ पे। तो सबसे रिलेटेबल इंजीनियरिंग ही थी, क्योंकि वो आईटी का ही सीन है। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, हैकिंग साइड से करेंगे। प्लस तो मुझे एक बार आप थोड़ा मतलब पहले का जर्नी बताओ, मतलब जैसे सैनिक स्कूल में क्या सीन रहता था, और क्यों मतलब आपका क्या मन नहीं लगता था पढ़ाई में, तो फिर आप हैकिंग करने लगे? कैसा क्या सीन रहता था स्कूल में? स्कूल तक तो मैं पढ़ाई करता था, ठीक है। अच्छा। तो सैनिक स्कूल है ना, वो मतलब बहुत अलग है। वहाँ की दुनिया मतलब वो इट्स रन बाय लाइक आर्मी के, नेवी के ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स। तो काफ़ी वहाँ पे माहौल एकदम स्ट्रिक्ट होता है कि हाँ सुबह 6 बजे उठना है, रनिंग के लिए जाना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर मतलब पूरा रूटीन। 11 बजे लाइट भी ऑफ हो जाती थी, कि मतलब 11 बजे का अगर लाइट 11:01 पे भी अगर आपने लाइट ऑन दिख गया तो फिर मतलब उसका पनिशमेंट होता था। और पनिशमेंट क्या होता था यार? वही मतलब अगले दिन सबको ग्राउंड पे बुला करके फिर रोलिंग करेंगे मिट्टी पे, पुशअप्स, ये सब जो क्लासिक आर्मी वाली जो पनिशमेंट होती है, फ्रॉक जंप, ये सब फिजिकल पनिशमेंट्स होते थे। तो डिसिप्लिन्ड बना दिया वहाँ पे। मतलब 4 साल में उन्होंने समय की अहमियत बताई कि अगर आप, सबके पास 24 घंटे हैं, और अगर आप अपने हर एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हो अपने पीयर्स से। तो वो वहाँ पे सीखने को मिला। और फिर बट आर्मी में जाने की इच्छा नहीं थी, तो पर्सनल था, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई प्रॉब्लम थी, बस मन था कि नहीं, अचानक से कंप्यूटर में मन लग गया तो बोला कि नहीं इधर जाना है। तो फिर बाकी सारे लाइक बच्चों की तरह मैंने भी इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट किया। दिल्ली में 2 साल रहा, फिर 1 साल कोटा में, और फिर उसके बाद कोटा बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। कोटा कैसी जगह लगी आपको? मेरे लिए तो थोड़ा डिप्रेसिंग हो गया था, क्योंकि मैंने मतलब जब स्कूल छोड़ा तो थोड़ी ज़्यादा आज़ादी हो गई थी, कोई देखने वाला था नहीं, तो पढ़ाई छूट गई। जब आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, तो कोटा कैसे फिर, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको कोटा जाना पड़ गया फिर? क्योंकि हुआ नहीं ना 12th में कहीं कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज निकली नहीं। 2 साल मैं बग बाउंटी कर रहा था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स अच्छे थे नहीं, तो निकला नहीं इंजीनियरिंग। तो कोटा आप तैयारी करने गए थे कुछ? हाँ, वही इंजीनियरिंग का ड्रॉप ईयर था मेरा। 13th जो बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो कहीं कुछ नहीं हुआ था, कहीं कुछ नहीं निकला, तो मैं चला गया वहाँ पे। ऑनेस्टली मेरा तो कोटा एक्सपीरियंस थोड़ा डिप्रेसिंग था। आई नो मतलब बहुत लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, बट मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था वहाँ पे। और मैं कहीं ना कहीं बहुत वो हैकिंग वाली लाइफ मिस कर रहा था, और मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि मैं शायद नहीं बनाऊँ इस चीज़ के लिए, कि मैं वो क्वेश्चंस क्रैक करने वाली चीज़ों में नहीं था।
तो आपके मतलब आसपास कैसा एनवायरनमेंट रहता था कोटा में? वही मतलब आप शेयरिंग करके और बच्चों के साथ कॉम्पीट करना और डेली आना जाना? हाँ, डेली रूटीन तो वही था मेरे। क्योंकि हम लोग सैनिक स्कूल से थे तो वो खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही उसमें एडमिशन होता था। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ, वो बाकी बाद में मेरे रूममेट्स भी थे। वो लोग रूममेट्स के साथ बहुत चिल लाइफ रहता है, मतलब मज़ा तो आता। कोई एक इंसिडेंट बताओ ना ऐसा रूममेट का जो मतलब आपको याद रहा हो और फिर आपको लगा होगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा कर रहा है मुझसे, क्योंकि यही सब चलता है कोटा में, वो अच्छा कर रहा है मुझसे, वो डीपीपी ज़्यादा सॉल्व कर रहा है। तो ये तो सीन था मेरे साथ, क्योंकि सबसे ख़राब मैं ही परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे। मेरे सारे फ्रेंड्स थे काफ़ी, मतलब उनका था कि हाँ आईआईटी जाना है। हम लोग कुछ ऐसे 12 या 13 लोग थे जो स्कूल से ड्रॉप आउट करके आईआईटी के एस्पिरेशन में आए थे, और उसमें से 8 लोग निकल गए थे। मतलब हमारा बैच बहुत अच्छा था, मतलब काफ़ी सही लोग। पर आप नहीं थे उसमें से? उस लिस्ट में मैं नहीं था। और वो आपके सारे बढ़िया दोस्त थे एकदम, मतलब साथ लौंडाई करते थे सब एकदम मस्ती में? ज़्यादा लौंडाई तो नहीं करते थे, वो लोग पढ़ने वाले बच्चे थे, ठीक है। और वो मेरे को हमेशा बोलते भी थे कि शशांक पढ़ ले, क्योंकि हमारा बिहार साइड में माइंडसेट होता है ना कि मतलब अगर आईआईटी नहीं जाओगे तो करियर ख़त्म है। बट मैं वैसा बिलीव नहीं करता हूँ, अब तो खैर प्रूवन रिकॉर्ड भी हो गया है। तो उनका था कि वो हमेशा बोलते रहते कि नहीं शशांक सॉल्व कर ले, डीपीपी बना ले, होमवर्क कर ले। मेरे से होता नहीं था, वो प्रॉब्लम था। तो मैं और थोड़ा ज़्यादा हैकिंग तरफ ड्रिफ्ट हो गया। वो मेरा एस्केप बन गया कि चल मैं वही कर लेता हूँ जहाँ पे मैं अच्छा हूँ। थोड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता था। तो थोड़ा तो लगता था कि हाँ, मतलब जब 12th ख़त्म हुआ तो मेरा जो उस समय का रूममेट था वो आईआईटी दिल्ली चला गया। फिर कोटा में गया तो वो भी सारे मेरे फ्रेंड्स जो थे वो एनआईटी ये सब चले गए, अच्छे कॉलेजेस चले गए। मैंने प्राइवेट कॉलेज निकाला, बट ठीक है, मतलब उतना ही हो पाया मेरे से। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग कोटा जाते हैं और उनको पता है नहीं होगा कुछ भी, पर वो 2 साल बस वहाँ पे बिता रहे हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनका फिर भी नहीं हो पाता, और उनको लगता है कि लाइफ यहाँ पे मेरी ख़त्म है। आई थिंक हमें उनको एड्रेस करना है। मतलब आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाए तो आज आप $1 मिलियन का कंपनी बना लो, शायद वहाँ पे कुछ निकल जाता तो इतना कंपनी आप नहीं बना पाते। तो क्या बोलना चाहोगे उन लोगों को जो एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं? ना आई थिंक इसका ना बहुत ज़्यादा फैक्टर ना अपनी सोसाइटी और फैमिली का भी है, क्योंकि उन्होंने यही बताया, उसको एक्सपोजर ही इतना ही दिया है कि बेटा ये नहीं हुआ ना अगर, तो नहीं होएगा अब कुछ भी लाइफ में, तू लाइफ में बर्बाद है। तो उन लोगों को एक छोटा सा मैसेज आप मतलब क्या देना चाहोगे इससे? आई मीन ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरी खुद की लाइफ है। मेरे फ्रेंड्स जो आईआईटी गए, मैं आईआईटी नहीं गया, और ऐसा कुछ ख़राब हुआ नहीं। ठीक है। तो ये है कि बहुत सोसाइटी का प्रेशर होता है। हो सकता है कि मैंने जो 1 साल कोटा में लगाए वो शायद मेरे को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तब भी प्राइवेट कॉलेज में जा सकता था। बट वही था कि नहीं, आईआईटी निकालना होगा, एक अटैम्प्ट और दो। बट क्या होता है ना कि कोटा की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में इसमें रहती है कि वो बस एक साइड की स्टोरी दिखाते हैं। जो 1% ऑफ लोग, जितने लाखों में बच्चे जाते हैं उसमें 1% ही निकालते हैं। बट और बाकी लोग उस लाइमलाइट में ना मतलब बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। मैंने अपने खुद के कॉलेज में देखा है लोगों को कि ये बोल करके यार वो पढ़ने में भी अच्छे थे, उन्होंने अटेम्प्ट दिया, या हो सकता है टाइम पे नहीं पहुंच पाए, उस दिन ख़राब था, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एंड वो फिर वो दिल में लेके बैठ जाते हैं कि यार मतलब अब तो ख़त्म है, करियर ख़त्म है। बट करियर ख़त्म नहीं होता है। लाइफ मतलब एक मैराथन है, स्प्रिंट तो है नहीं। ठीक है, आप एक बार नहीं करते हो तो फिर आपके पास कॉलेज का भी 4 साल होता है जहाँ पे आप मेहनत कर सकते हो। अगर उसमें भी आपने बदमाशी कर ली है तो फिर जॉब में कर लो मेहनत। ठीक है, तो मेरा तो यही कहना है कि लाइफ ख़त्म नहीं होती है। कि अगर आप आईआईटी कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो करियर ख़त्म नहीं होता है वहाँ पे। तो मतलब जब आप जैसे कोटा गए तो उस टाइम पे आपकी हैकिंग हर्ट हुई? मतलब उस टाइम पे आप हैकिंग नहीं कर पा रहे थे बीच में? वो तो पापा ने छुड़वा दिया था, लैपटॉप ही सीज कर लिया था। बोले नहीं, बिना लैपटॉप करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। बट आई थिंक शायद ऐसा लाइफ में बहुत लोगों के अवेकनिंग पॉइंट होता है कि मैं कुछ काम कर रहा था और जब मैं नहीं कर पा रहा वो काम, और लेट्स से आप जैसे पढ़ाई की तरफ किया आपने ट्राई, नहीं हो पा रहा, तब शायद सबसे बड़ा रियलाइजेशन आता है कि यार वो जो पहला काम था जो मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ, वही मेरी लाइफ है और वही मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो आप डबल अश्योरेंस में नहीं आ जाते हो ऐसा कुछ करते हो? तो यार मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ, और ये ट्रू स्टोरी है। तो हुआ क्या था कि जैसे आपने बोला कि ना पीयर प्रेशर का तो फ़र्क पड़ता है कि मेरे सारे जितने फ्रेंड्स दिल्ली में थे सब आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, सब इधर उधर अपने रैंक के हिसाब से निकल गए। मेरा नहीं निकला। तो एक समय के लिए लग गया कि मैं मान लिया था कि यार जो मैं कर रहा हूँ शायद मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं अपना पैशन फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ सेंस नहीं बनाता है। अगर आपको लाइफ में करना है तो आपको कॉलेज के थ्रू जाना पड़ेगा। एंड मैं उसी मोटिव से गया था कोटा, वेरी
मतलब नए होप्स लेकर के कि मैं फिर वहाँ पे मेहनत करूँगा और सब कुछ करूँगा, बट हो नहीं रहा था। मार्क्स दिन पे दिन गिरते ही जा रहे थे, ठीक है। और दिवाली का टाइम था, ठीक है, और मैं शर्म से ना घर नहीं गया था बोल करके कि मेरे सारे दोस्त तो आईटी चले गए, मैं तो गया नहीं, मतलब ड्रॉप ईयर में हूँ, पैसे बर्बाद कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स का, और ये भी पता है कि इस साल भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और टीचर्स ने बोला था कि दिवाली में घर चले जाया करो। और क्या होता है ना, कोटा में सब कोई छुट्टी पे चले जाते हैं, तो लिटरली उस दिन ना खाने को नहीं था क्योंकि सारे मेस बंद थे, सब कुछ बंद था। मेरे को याद है रात में पटाखे फूट रहे थे और मैं ब्रिटानिया केक खा रहा था रोते हुए कि बोलते भाई ये कहाँ फंस गया मैं। और मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि शायद ये मेरे बस का नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम कुछ तो हो रहा था वहाँ पे, तो नहीं से अच्छा है कि वही है। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ था कोटा में, स्पेशली दिवाली की रात थी। तो मैंने सोच लिया था कि यार कुछ भी निकल जाए, जिसको जो बोलना है बोले, फिर उसके बाद अपना फिर से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, फिर से हैकिंग करते हैं, फिर से बग बाउंटी करते हैं और उधर ही कुछ देखा जाए, कुछ बना लेंगे। तो यही था। तो मतलब जैसे अब आप वो लाइफ पीछे की मुड़ के देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो मार्कशीट वाले मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो पहला पे चेक होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि देखो आपके पास सबसे पहले अल्टीमेटली $200 आया एंड यू आर लाइक मैं यही करूँगा, यही बेस्ट है मेरा। तो व्हाट डू यू थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो मार्कशीट वाले मार्क्स या आपका फर्स्ट पे? यार मेरे बिलीव से जो आपका पेमेंट आता है ना, वो आपके काम का होता है पेमेंट। मतलब आपने एक कोई रियलिस्टिक काम किया, आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तभी आपको कोई पैसा देता है। और मार्कशीट ठीक है, वो आपके परफॉर्मेंस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बट पेमेंट एक प्रूवन रिकॉर्ड है कि आपने कुछ सिग्निफिकेंट किया है जिसको वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन मतलब आप काम के सेंस में मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हाँ, मतलब आपका पहला पेचेक ज़्यादा बड़ा होता है रादर देन कोई भी मार्क्स, क्योंकि मैं वो $200 आज तक कभी नहीं भूल पाया। बट हाँ, मैंने जब मैं ठीक ठाक था पढ़ने में, तो एक बार जब 90+ लाऊंगा वो मैं भूल चुका हूँ यार, मतलब नहीं है याद, बट ये याद है। ये रहता है डेफिनेटली। फिर आपने आगे क्या किया इसके बाद, मतलब जैसे कौन से कॉलेज में गए आप फिर? वीआईटी यूनिवर्सिटी। तो समझ में आ गया था कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं निकलने वाला, और अपने बिहार में थोड़ा होता भी है कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज निकालना बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट कॉलेज मतलब तुमने तो बर्बादी की है। तो मतलब आपको जैसे आसपास से भी प्रेशर आता था कि यार मतलब चलो लेट्स से इनके बच्चे ने तो ये नहीं किया, इनका नहीं निकला, अब ये तो बर्बाद है, पता नहीं कहाँ क्या कर रहा है, और लोगों ने थोड़ा ऐसा कट ऑफ या सोसाइटी पीयर प्रेशर या फ्रेंड्स की तरफ से ऐसा कुछ प्रेशर वगैरह? वो पीयर प्रेशर ना दिखता है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स नहीं भी लेना चाहेंगे ना तो उनके ऊपर भी आ जाएगा, जो इवेंचुअली आपके भी पास डाउन होता है। तो जब तक सैनिक स्कूल में था, मार्क्स अच्छे आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था, ये आई थिंक बहुत इंडियन बच्चों का कहें कि वहाँ 10th तक बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, उसके बाद 11th के बाद फिर दुनिया बदल गई। तो सेम था कि पापा भी सोचते थे कि यार सारे इसके दोस्त IIT निकाले तो ये भी निकाल लेगा, क्योंकि सेम ही बैच से हैं, बट हुआ नहीं। तो रिलेटिव्स भी बोल देते कि हाँ, आप तो बोल रहे थे कि बड़ा ये करेगा, इंजीनियरिंग करने के लिए गया था, IIT निकालने के लिए गया, तो वो फिर कहीं ना कहीं आप पे भी फूट के आता है। तो जब मैं बोला था VIT निकला, तो पापा वो खुश तो थे नहीं, हाँ ठीक है प्राइवेट कॉलेज है, क्या ही कर लिया, बर्बादी की है, वो तो हो जाता है। तो वही था, आई मीन्स लाइक हुआ वो सेम चीज़ हुआ, बट तब तक मेरे को समझ में आ गया था कोटा में कि मतलब ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। तो अब जो करना है, जो आता है, जिसमें मैं अच्छा हूँ, उस पर फोकस करता हूँ, ठीक है, और कुछ कर लेंगे। तो बट मेंटली इतना सारा प्रेशर लेते हो तो आपको ऐसी फीलिंग आती है ना कि ये शायद मेरा अभी डाउनफॉल चल रहा है, और इसका भी मतलब मैं अभी डक करके टाइम निकाल लेता हूँ, बट अगर मैं जिस चीज़ को लेकर रिजिड हूँ वो अगर मैं करता जाऊँगा तो एक घड़ा है वो भरेगा, और जब वो पूरा भर जाएगा नॉलेज का घड़ा, तब मैं बताऊँगा एक एक को कि मैं क्या हूँ। तो वही हुआ था, मतलब जब मैं कोटा से जब निकला, कॉलेज निकला, प्राइवेट कॉलेज था, कॉलेज अच्छा था वैसे, मतलब पेरेंट्स के लिए नहीं था, IIT लेवल का नहीं था, जो भी है, बट एक तो था, मन में आ गया था, क्योंकि बहुत इनडायरेक्ट मैं बातें सुन ली थी। तो एक चीज़ बहुत क्लैरिटी आई थी मेरे को कि देखो, अगर मेरे को हैकिंग करना है, सिक्योरिटी में कुछ भी करना है, तो ये नॉर्मल तरीके से तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इवेंचुअली पापा आपके कॉलेज की फ़ीस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन शायद आपसे अलाइन नहीं है, ठीक है, तो बट पे तो वो कर रहे हैं ना, तो
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी तरफ। तो मैंने सीधा उस समय एक सिंपल सा चीज़ बनाया था, यार बग बाउंटी में पैसे बन रहे हैं, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँ, अपने आप को प्रूव कर दूँ, तो मैं अपने फाइनेंसेस खुद हैंडल कर सकता हूँ। और ये मतलब आप कह रहे हो उस टाइम पे आपके सारे फाइनेंसेस आप मैनेज करते थे और फीस वगैरह भी सब? मैंने अल्टीमेटली यही किया कि पहले सेमेस्टर का पापा ने पे किया था, सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स मैंने पापा ने पूछा, मतलब मैंने कर दिया था। पापा की भी ऐसी थोड़ी सी ईगो होती है ना कई बार कि मतलब अब मुझसे पैसे भी नहीं लेगा, ये भी नहीं करेगा, अब खुद का खुद संभालेगा। मतलब ऐसा नहीं आया कभी मोमेंट? नहीं, ऐसा नहीं आया। ही वाज हैप्पी अबाउट इट? हैप्पी भी नहीं था, मिक्स्ड फीलिंग था आई गेस। वो बाद में कन्फ्रंट हुआ था, थर्ड ईयर में कन्फ्रंट हुआ था। तो जब सेकेंड सेमेस्टर का फ़ोन आया, मैं बोले मैं सारे पैसे भर चुका हूँ, ठीक है, और मैंने मतलब अपने अकाउंट भी बनवा लिए थे, सारे बैंक अकाउंट बनवा लिए थे, सब पैसे बाउंटी के पहले पापा के अकाउंट में आते थे, सब मेरे अकाउंट में आने लगे थे। तो मैं बोला कि हाँ सेकेंड सेमेस्टर का तो डन है, कर दिया है, ठीक है। तो कुछ नहीं बोला उस समय, मतलब थोड़ा वो ऑकवर्ड साइलेंस टाइप का था, कुछ बोला नहीं। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर बोला भी कि तुम्हें सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दे दूंगा। बोला कि नहीं, मैं ही करूँगा, ठीक है। और मेरे अंदर बहुत रेज आ गया था ये बोल करके कि मतलब नहीं, अब मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई कुछ बोले नहीं, ठीक है, तो अपना करना है, ठीक है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी, और उसके बाद से मैंने अपने लाइफ में कोई प्लट नहीं देखा। तो आई थिंक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम लास्ट मैंने घर से फाइनेंशियल सपोर्ट लिया था। उसके बाद सारे बढ़े, और वो बहुत ज़रूरी भी थी, क्योंकि वो जो रेज था ना कि पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे, तो फिर वो बोलेंगे कि हैकिंग क्यों कर रहा है, तो वो नहीं चाहिए था। तो फिर कंटिन्यू हो गया उसके बाद, और उसके कारण वही हुआ कि परफॉर्मेंस भी अच्छा हो गया। यस, आई थिंक ये एक चीज़ में मैं बोलना चाहूँगा कि ये मुझे भी बहुत लेट पता चला लाइफ में। शायद आपको ये उस टाइम पे इंसिडेंट हुआ इसलिए पता चल गया कि कोई रिलेटिव हो या फ्रेंड हो या कुछ भी हो, मैं 3 क्राइटेरिया बना के रखता हूँ जिसकी वजह से मैं काफ़ी बच जाता हूँ। कि अगर कोई मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत बोल रहा है, या मेरे रिलेशनशिप को हर्ट कर रहा है, या फाइनेंशियली अगर मुझे कोई हर्ट कर रहा है, तो मैं उनको कट ऑफ कर दूंगा। और शायद इससे मेरा भी बहुत टाइम बचा। आई थिंक ये भी आपने अर्ली लाइफ में डिसाइड कर लिया था कि मुझे किधर बैठना है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं सपोर्ट कर रहा, तो उससे आपका काफ़ी टाइम बचा होगा। तो मतलब उस टाइम पे आपने फिर एक नए फ्रेंड्स बनाए होंगे, और फिर क्या माइंडसेट रहा, और फिर हैकिंग में आप कैसे आगे मूव करें? हाँ, मतलब ये ट्रू है। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कि यार अब सुधर जाओ, मतलब इधर उधर मत करो, जॉब ऐसे ही मिलता है, कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, फिर यहाँ अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो फिर जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं थोड़ा कट ऑफ कर गया, ठीक है। और फिर फॉर्चुनेटली मेरे को कॉलेज में ऐसे दोस्त मिले, या काइंड ऑफ हमने ऐसी दोस्ती करी जो वैसे ही थे। मेरे को भी फर्स्ट ईयर में ही जॉब लग गई, ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर जब सेकंड सेम में था तो हैकिंग कर रहा था, तो एक कंपनी ने ऑफर भी दे दिया कि चलो तुम हमारे लिए काम कर लो। तो पार्ट टाइम करने लगा, तो बाकी सब भी मेरे फ्रेंड सर्कल वैसे हो गए। तो हमने अपना सर्कल बहुत लिमिट कर लिया कि भाई यहीं पे रहना है। हम लोग रैट रेस के पार्टिसिपेंट थे भी नहीं, और हम लोगों में से मतलब बस एक फ्रेंड ने प्लेसमेंट दिया था, हमने तो प्लेसमेंट भी नहीं बैठे थे, हमारा पहले से ही सेट हो गया था जॉब का। तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है जो आपने 3 बातें बोली। कट ऑफ करना ज़रूरी होता है, सुनना सबका चाहिए, बट एक टाइम पे आपको भी पता होता है क्या सही है गलत है, और दूसरे से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल से लोग सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं अभी कि टेक का नॉइस है। मैं कहता हूँ सबसे पहला नॉइस ना आप 12th या फर्स्ट ईयर में देख लेते हो, एंड देन उसके बाद चीज़ें बदलना चालू हो जाती है। उस टाइम पे मैंने भी ऐसे ही किया है, एंड आई थिंक सबको पता लग जाता है उस टाइम पे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बने हो या आप जॉब करने के लिए बने हो। मैं दोनों चीज़ में कुछ गलत नहीं मानता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी अच्छी अच्छी जॉब्स लगी हुई है, और उनके दिमाग में यही है कि मैं जॉब ही करूँगा और मैं इसी में ही फ्लरिश करूँगा, और वो बहुत आगे बढ़ गया उस चीज़ में। वाइल जैसे हम जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत ही अर्ली एज में रियलाइज़ कर लिया हम लोगों ने कि यार मुझे मेरा पैसा बनाना आता है, मुझे धंधा करना आता है, और मैं यही करूँगा। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ आपको पहले ही पता लग गई थी कि यार मैं यही करूँगा, यार मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ यार। हाँ, मतलब वो थोड़े थोड़े ट्रेड से पता चल गया था। जैसे मेरा सैनिक स्कूल छोड़ने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, अगेन ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे आर्मी में क्या होता है कि आपकी एक हायरार्की फॉलो होती है, आपका एक सीनियर होता है, ये होता है। मेरे को था कि मेरे को चीज़ें अपने हिसाब से करनी है, ठीक है। मेरे को अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने, मेरे को कुछ बनाना है, ये हमेशा से था। वो भी एक रीज़न था कि मतलब मैं जब
11th-12th में था, तो मेरे को ना वो क्वेश्चंस क्रैक करना पसंद नहीं था कि मार्क्स के लिए। मेरे को था कि भाई इससे क्या बनाया जा सकता है। तो ये माइंडसेट तो था, जो कि कॉलेज में काफ़ी क्लैरिटी आ गई कि मेरे को लगा कि मेरे को कुछ करना है और हमेशा से करना था। इवन जब पहला स्टार्टअप मैंने फेल कर दिया था, मैंने कॉलेज में एक स्टार्टअप ट्राई किया था। स्टार्टअप किया था? सेम था, सिक्योरिटी ऑटोमेशन का था, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का ऑटोमेशन था, एक सीनियर के साथ किया था। बट मैच्योरिटी नहीं थी, प्रोडक्ट गंदा था, बार बार टूट रहा था प्रोडक्ट। तो ये स्टोरी बहुत आई मीन कुछ ऐसी ऑकवर्ड कन्वर्सेशंस होती है जो मैं बहुत पसंद करता हूँ पॉडकास्ट में कवर करना। मतलब फिर क्या हुआ, मतलब आप लोग स्प्लिट हो गए या कैसे क्या? बिकॉज मैंने देखा है जब आप यंग एज में एक दोस्त के साथ बिजनेस करते हो और तब आप स्प्लिट होते हो, तो लोगों में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो बिज़नेस को बिज़नेस रखें और पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखें, और वो दोनों मिक्स कर देते हैं और वो इस हद तक एक दूसरे से लड़ने को रेडी हो जाते हैं कि वो पर्सनल हो जाते हैं। सो हाउ डिड इट गो विद यू? ये बहुत कॉमन है, बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो मेरे जो सीनियर थे वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे, मेरे से नहीं हो पा रहा था। एंड जैसा आपने बोला था कि मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में ओवरबर्न हो गया था। मैं बग बाउंटी करने की कोशिश कर रहा था, मैं क्लासेस जाने की कोशिश कर रहा था, मैं अपने एग्जाम्स पास करने की कोशिश कर रहा था, एक स्टार्टअप भी चलाना था और ये सारे 24 घंटे में करना है मेरे को। तो बर्नआउट हो गया था और काइंड ऑफ मेरी गलती थी कि मैंने सही से चलाया नहीं। तो हम लोग डिपार्ट कर गए, बट गुड टर्म्स पे। तो मेरे साथ तो फॉर्चुनेटली सही केस रहा कि मतलब आज भी हम बात करते हैं, तो आज भी वो मेरे को गाइड करते हैं, तो अपना तो सही रहा मतलब। बट हाँ, मैंने देखा है लोग स्प्लिट होते हैं, फिर कभी दूसरे से एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं रहा था, मेरा सिंपल था। फिर उसके बाद मतलब जैसे अब उस ज़माने में मुझे पता है कि हैकिंग इतना यूज टू नहीं थी लोगों के लिए, है ना, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तो अभी भी मतलब अब तो काफ़ी सीन बेटर हो गया है, बट हाँ उस टाइम पे सीन था ही नहीं। नेक्स्ट लाइक टू 0 जॉब्स थी उस टाइम पे, बहुत पेंटेस्टर्स क्वालिटी के भी बहुत कम रहते थे मार्केट में। तो डोंट यू थिंक कि उस टाइम पे हैकिंग का कार्ड खेलना, उस पर अपनी लाइफ डिपेंड करना, वो थोड़ा सा डिल्यूजनल नहीं था? सेल्फ डाउट तो बहुत आया था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मतलब मैं झूठ बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि मैं एकदम कॉन्फिडेंट था। मैं हमेशा सेल्फ डाउट में था, क्योंकि हमेशा तो यही सुनते आया था कि यार जॉब तो लगेगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सिक्योरिटी का कुछ है नहीं। बट एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तब आया था जब एक मेल आया था एक मलेशियन कंपनी से, फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज। तो वो बोले थे कि हमें एक सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए, और मैं बोला यार मैं तो कॉलेज में ही हूँ। तो बोला ठीक है, रिमोटली काम कर लेना। मैं रिमोटली उनके लिए काम करता था, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई थी कि हाँ मतलब कुछ तो हो जाएगा, कम से कम जॉब तो है। मतलब अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होगी तो मैं यहाँ तो जा सकता था। और वहाँ के सीईओ ने बोला भी था, जब मैं पहली बार ऑफिस में गया था उनके, मलेशिया की कंपनी थी, तो उन्होंने मलेशिया बुलाया और उन्होंने बोला भी कि जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा तो ज्वाइन कर लेना। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तब आ गई थी कि हाँ चलो ठीक है, मतलब मैं माइक्रोसॉफ्ट गूगल नहीं जा रहा, बट कहीं तो हूँ, मतलब बेटर है, ठीक है, कुछ नहीं होने से अच्छा। फिर आपने आगे मतलब बग बाउंटी ही परस्यू किया? तो मैं पार्ट टाइम बग बाउंटी करता ही था और साथ में उस कंपनी के लिए भी काम करता था। तो दोनों चल रहा था, क्योंकि मेरा था कि हाँ इधर से लर्निंग भी हो रही है और मैं वही चीज़ कंपनी में भी अप्लाई करता था, तो मेरे काम को भी अप्रिशिएट किया जाता था कि हाँ। और बात सही है, आई मीन सिक्योरिटी का कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि वो कंपनी अपने टाइम के हिसाब से बहुत फॉरवर्ड थी, जिन्होंने सोचा था कि हाँ हमें एक सिक्योरिटी का बंदा चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मिलियंस में ट्रांजैक्शन हो रहे थे डेली उस टाइम पे। और एक होता था ना, एक मतलब जब अपना जॉब लगा था कि फर्स्ट ईयर में ही जॉब लगी, तो थोड़ा स्वैग भी आता था कि लिंक्डइन में अपडेट कर दूं। लिंक्डइन में ऑप्शन नहीं था सिक्योरिटी इंजीनियर का। शायद 2017 या 18 में आया, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ जब मेरे को जॉब मिला था। तो मैं लिटरली डेवऑप्स के अंदर में अपना प्रोफाइल डाला था, क्योंकि मतलब और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, मतलब ऐसे डाल दिया डेवऑप्स के अंदर, क्योंकि मैं डेवऑप्स के अंदर में ही था वहाँ पे। तो बट सिक्योरिटी टीम था, तो सिक्योरिटी का बूम तो 2017-18 के बाद बहुत अच्छे से आया। तब उसके बाद लिंक्डइन पे भी आ गया, हायरिंग्स होने लगी। तो उसके बाद तो डायनेमिक्स बहुत बदल गया सिक्योरिटी, अब तो सब जगह है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं देखता हूँ अपनी कम्युनिटी में जो चलता है, सब अपना अपना पर्सपेक्टिव लेते हैं अलग अलग, कि बग बाउंटी से आज भी फुल टाइम डिपेंडेंट रहा जा सकता है? डिपेंड करता है। बग बाउंटी डिफ़िकल्ट तो है, इतना आसान नहीं है। तो जैसे जब मैं मतलब 17-18 साल का था, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हाँ ठीक है आज रात में बैठे कल सुबह उठेंगे सीधा, तो उसमें बग बाउंटी अच्छी होती है।
पैसा भी अच्छा आता है, बट एक टाइम के बाद फिर मुश्किल तो हो जाती है। बट कुछ कुछ हैकर्स आज भी हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं ये, ठीक है, तो उसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस कम चाहिए। तो आइडियली तो मोस्टली हैकिंग में लोग ये करते हैं कि वो पहले बग बाउंटीज करते हैं, एक अच्छा प्रोफाइल बनाते हैं कि हाँ हमने फेसबुक में बग ढूंढा, गूगल में बग ढूंढा, और फिर उसके बाद किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, फिर थोड़ा वहाँ पे रिलैक्स्ड रहता है, क्योंकि ये तो बहुत हाई एड्रेनलिन वाला है, प्लस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है, तो ऐसा ही है। आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर जो आने वाली लाइफ में भी लोगों के रहता है, जिसको वो ओवरलुक करते हैं, दैट इज़ लाइक जो आपकी फाउंडेशन बनी होती है बचपन के टाइम पे। फॉर एग्जांपल जैसे आप सैनिक स्कूल में थे, तो डोंट यू थिंक सो कि वहाँ से आपके अंदर एक डिसिप्लिन और मतलब इतना कड़क रूटीन और स्ट्रिक्ट रहना, रूटीन से स्ट्रिक्ट रहना नहीं, खुद से सबसे पहले स्ट्रिक्ट रहना कि यार इस टाइम पे मुझे ये काम करना है तो करना ही है। एंड सेकेंडली मैंने ये देखा कि जैसे मैंने OSCP क्रैक किया, 2 दिन तक बैठ के आप उनके सॉल्व करते रहते हो। मुझे ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि हैकिंग का कोर्स ले लिया, बाउंटी मिल गया, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। आई थिंक हैकर एक कहीं ना कहीं सोल्जर की तरह ट्रेंड होता है। आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेशराइज भी फील होता है कई बार कि यार बग नहीं मिल रहे। उस टाइम पे दिमाग को एकदम बुलेट प्रूफ एक सोल्जर की तरह रखना, तो वो फाउंडेशन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करी आज के टाइम पे, जो मतलब आप बग बाउंटी इतने लंबे टाइम तक परस्यू करें। हाँ, आई मीन मैं अपना स्कूल को क्रेडिट दूंगा। वहाँ पे मैंने जो डिसिप्लिन सीखी थी और टाइम यूटिलाइजेशन सीखा था, तो मेरा कॉलेज का क्या सीन था, मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेता था। तो मेरा रूटीन ऐसा था कि मैं रोज़ रात को जो चीज़ मेरे को पढ़ना है, मतलब क्योंकि आपको अगर जो हाई स्किल्ड लाइक जो जॉब्स हैं जहाँ पे आपको हमेशा अपडेटेड रहना है, नए फ्रेमवर्क के बारे में जानना है, सब कुछ पढ़ना है, हैकिंग में सब कुछ चाहिए, आपको सारा नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको पढ़ना भी बहुत पड़ेगा, और जितना पढ़ना पड़ेगा उतना अप्लाई भी करना पड़ेगा। अप्लाई नहीं करोगे तो बाउंटी नहीं आएगी। सिर्फ पढ़ के तो होगा नहीं, सिर्फ आप कोर्स कर लिए नहीं होने वाला, आपको अप्लाई भी करना है। तो मैं क्या करता था कि मैंने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखा था स्कूल में। तो मैं क्या करता था, रात में एक प्रिंटर खरीद लिया था, ब्लैक एंड वाइट, जो चीज़ें पढ़नी होती थी ना सब प्रिंट कर लेता था, क्योंकि प्रोफेसर्स को पसंद नहीं था कि आप फ़ोन चलाओ क्लास में। तो मैंने एक सिंपल सा ट्रिक निकाला था कि प्रोफेसर्स का क्या था कि तुम पढ़ो नहीं पढ़ो उनकी क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन मत चलाओ, ठीक है। मेरे को फ़ोन पे पढ़ना होता था, तो प्रॉब्लम्स हो गए, क्लास से निकाल देंगे, फिर कोई मतलब नहीं है। सही बात है, सिस्टम से क्यों लड़ना है, अपना सोल्यूशन बना के चलते रहो। मेरा सोल्यूशन क्या था ना कि मैं प्रिंट करके लेके जाता था, ठीक है, और मेरे को अपना जितना स्टडी मटेरियल पढ़ना था क्लास में बैठ करके, जो क्लासेस में मेरे को नहीं सुनना है, इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं वहाँ पे पीछे बैठ करके पढ़ता था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और जब वापस आया शाम में कॉलेज करके, उसके बाद फिर एप्लीकेशन, तो क्या होता था कि मेरा पढ़ने का टाइम बच जाता था दिन में, ठीक है। जैसे फिर ब्रेक्स को मैं यूज़ कर लेता था कुछ रिपोर्ट्स डालने के लिए, या कुछ करने के लिए, या कुछ देखने के लिए, ऑटोमेशन चलाने के लिए, कुछ के लिए। तो इस तरह से मैं ऑप्टिमाइज, तो वो डिसिप्लिन बहुत काम आया कि मतलब हाँ, मतलब तब तक करना है जब तक हो ना जाए, तो वो सबसे ज़्यादा काम करता है। सो मुझे क्या लगता है ना कि एंट्री लेवल तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, यूट्यूब वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, कोर्सेज देखने पड़ेंगे, बट आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन रखना कि उससे आप डायरेक्ट बग बाउंटी ले लोगे, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। आज के ज़माने में बग बाउंटी अगर किसी को चाहिए और वही फोकस होके जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स वोर्स सब ले रखा है, सीख रखा है, तो उनको आप क्या बोलोगे कि कैसे क्या रोड मैप रहे, क्या रास्ता होगा कि वो बग वगैरह ढूंढने लगे? हाँ, आई मीन करेक्ट है, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से तो नहीं होगा, बिकॉज इवन आप अगर CTF भी खेलते हो तो आपको पता है कि वहाँ पे बग है, बट रियल सिनेरियो बहुत अलग होता है। आप अगर गूगल की वेबसाइट में बग ढूंढ रहे हैं तो आपको पता भी नहीं है कहाँ पे बग है, वो कहीं भी हो सकता है, एंड वो इंट्यूशन लगाना, सब कुछ करना, वो प्रैक्टिकल सिनेरियो से ही आता है, तो वो करके ही होता है। और पढ़ना इज़ गुड, पढ़ते रहना भी चाहिए, बट उतना ही टाइम प्रैक्टिकल पे भी देना होता है कि करके देखना है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर कोई स्मार्टली भी मूव करे इस इंडस्ट्री में, कि जैसे आजकल API लेयर में काफ़ी बग्स निकल रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एंड्रॉयड के अंदर ही बग्स निकालते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, बहुत ज़्यादा लोग एमुलेटर चला के और एंड्रॉयड के अंदर बग नहीं निकाल रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। LLM के अंदर, AI के अंदर बहुत सारे बग्स आज की डेट में निकलते हैं, तो वो भी एक बहुत स्मार्ट मूव रह जाता है। दूसरा स्मार्ट मूव मुझे पता नहीं है ठीक है नहीं, क्योंकि मैं भी अब बग बाउंटी इन दिनों कर नहीं रहा हूँ आजकल, बट आई थिंक
मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है जितनी लोग कर देते हैं. h1.not.de पे अनऑफिशियल रिपोर्ट्स होती है एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इसको सीक्रेट इंग्रेडिएंट मानते हैं कि वही अटैक वो परफॉर्म कर रहे हैं जो एक्चुअली ये आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं, बस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे. तो आपको लगता है वो एक लर्निंग कर्व में हमें जाना चाहिए, ना कि हमें परेशान हुए कि नहीं मुझे तो मिल ही नहीं रहे, मैं तो ये करूँगा नहीं, क्योंकि कर तो रही हैं लोग. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट लर्निंग कर्व, वो कितने लोग मिस कर रहे हैं? दोनों अप्रोच सही है. अगर देखा जाए तो जो बग्स किसी ने ढूंढे हैं, ठीक है, आप उसको रेप्लिकेट बहुत दूसरे प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम मिस्टेक होते हैं दूसरे जगह भी होते हैं. वो भी एक करेक्ट अप्रोच है, ठीक है, और ईजियर अप्रोच है. यस. और बहुत सारे जो स्मार्ट लोग होते हैं वो, जैसा आपने बोला है, कि वो क्या करते हैं कि वो उस जगह पे देखते हैं जहाँ पे कोई नहीं देख रहा है. जैसे आपने एंड्रॉइड बोला कि बहुत लोग एफर्ट नहीं लगाते कि चलो एंड्रॉइड कौन करे इतना मेहनत. ये वो LLM से अभी AI चैटबॉट्स आ रहे हैं, तो उनके भी अलग अलग वर्नेबिलिटीज़ होते हैं. तो न्यू डायमेंशंस में, न्यू फ्रेमवर्क को भी टारगेट करना, उनको समझना, ये आपका स्किल सेट भी बढ़ाता है, प्लस एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ पे भीड़ कम है. और लोगों ने मिस किया है, लोगों ने चूका है, तो फिर आप वहाँ कर सकते हो. तो दोनों अप्रोच सही है. इस चीज़ से मुझे ये भी दिमाग में आ रहा है कि शायद आपने भी उस टाइम पे जब आप बग बाउंटी कर रहे थे बहुत ज़ोर से, तो साइड में एक लर्निंग कर्व रखा Web3 का, और वो हॉबी आज आपको बहुत आगे ले गया है. तो वो कैसे स्टार्ट किया आपने? आप पहले से पढ़ रहे थे या एकदम से ट्रांजिशन किया आपने? आई मीन एकदम से तो ट्रांजिशन कोई करता नहीं है, सबकी एक स्टोरी, बहुत मेहनत होती है, बट देन अच्छा लगता है सबको बोलते हुए कि यार मैंने एकदम से ट्रांजिशन किया. हाँ, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था. मतलब 2013 की बात है. बाउंटी लेने में पेपाल का अकाउंट बैन हो गया था. अब कुछ रीज़न नहीं दिया, बैन हो गया अकाउंट. तो पता चला कि अच्छा एक बिटकॉइन करके भी कुछ होता है जिससे आप पेमेंट्स ले सकते हो. मेरे को लगा ये तो सही चीज़ है. एज अ टेकी मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छा करेंसी ऑफ द इंटरनेट, ठीक है. आपको किसी ने भेजा, कोई स्विफ्ट ट्रांजैक्शन नहीं, कोई बैंक डिलेज नहीं, सीधा आपके अकाउंट में 10 मिनट में. तो फिर मैं उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यू नो, लाइक कि है क्या ये टेक्नोलॉजी. एंड एज अ हैकर था भी इंटरेस्ट की, मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ूँ ताकि और अटैक सरफेस मिले बग ढूंढने के लिए. तो पता चला ये सब चीज़. फिर लगा कि हाँ, बिटकॉइन तो लिमिटेड था ट्रांजैक्शन इधर से उधर करने के लिए. फिर इथीरियम आया. इथीरियम ने गेम चेंजिंग, उन्होंने बोला कि सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं, प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन, ठीक है, जहाँ पे आप खुद के लॉजिक्स लिख सकते हैं, और लॉजिक लिखोगे तो बग्स भी होंगे. तो फिर 2019-20 में बहुत सुनने में आया कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट हैक हो गया, 100 मिलियन चले गए, 50 मिलियन चले गए. तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि अगेन अगर यहाँ पे हैक्स हो रहे हैं तो मतलब सिक्योरिटी का स्कोप बनता है. Yes. मतलब अच्छे लोगों का स्कोप बनता है अगर कुछ गलत हो रहा है तो. तो वहीं से आइडिया आया था. तो फिर सेम अप्रोच था जैसा जो Web2 में किया था, वेब टेक्नोलॉजी में किया था, कि हाँ चलो पढ़ते हैं, समझते हैं किस तरह से अटैक पैटर्न्स है, किस तरह के बग्स हैं, और उसी को फिर रेप्लिकेट करना स्टार्ट किया कि हाँ चलो ऐसा हो सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक रिस्क टेकिंग फैक्टर इंडियन में इतना ज़्यादा नहीं होता है. उसका रीज़न कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि सिस्टम ऐसे ही चलता है, ये चीज़ ऐसे ही काम करती है. ये कॉलेज में तो हमें बहुत सिखाया जाता है, और यही सिस्टम का एक पार्ट है जॉब्स. हमें हमेशा बोला जाता है कि जॉब करोगे तो ही बाहर जा पाओगे, जॉब करोगे तो ही ज़िंदगी में कुछ होगा, वरना तो ख़त्म है सीन. वो एक पाथवे हमेशा चलता है, तो उसमें काफ़ी यहाँ पे माइंडसेट स्ट्रगल करता है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक रिबेल एटीट्यूड फाउंडर बनाता है कई बार. एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैंने पढ़ी थी पेपाल की. एक बंदा था, स्ट्राइप का फाउंडर जो है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने रिसर्च पेपर पढ़ा पेपाल का. अभी उस रिसर्च पेपर में क्या था कि उन्होंने देखा कि ये पेमेंट सिस्टम कैसे बना, उसकी सारा कोड वगैरह उन्होंने देखना चालू किया, रिसर्च चालू किया, उनके डेवलपर्स से भी इनफैक्ट बात करना चालू करी, उनको ईमेल शूट किए. बट ईमेल अगेन बहुत रिबेल थे. इतने फ्लैग्स क्यों लगाने हैं, इतना बड़ा कोड क्यों लिखना है, मुझे अपनी वेबसाइट में अगर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है तो मैं इतना चंक ऑफ कोड क्यों करूँ, ये काम तो 6 लाइन में भी हो सकता है. वो बोलता है नहीं, ये ऐसे ही होगा, यही सिस्टम है और यही करना है, और ये ऐसे ही डेवलप होगा. आपको लगता है कि वो रिबेल हुआ और उसने स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे बना दिया, और वो बेसिकली कंपनी ही उसको रिप्लेस करने के लिए बनी थी. जब उसका आउटपुट आया कि सिर्फ आपको 5 लाइन का कोड कॉपी पेस्ट करना है, जब उसका आउटपुट निकल के आया कि अभी सिर्फ आपको 5 लाइन कॉपी पेस्ट करनी है, स्टार्टिंग में उसकी किसी ने मानी नहीं,
बट एक टाइम आया कि अब पेपाल का फाउंडर इन्वेस्ट करना चाहता है स्ट्राइप में, वाई कॉम्बिनेटर वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं कि हम भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको लगता है ऐसी स्टोरीज रिबेल बनाती है लोगों को और इससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है? हाँ, मतलब अगर आज के जनरेशन में भी देखें तो रेबल एटीट्यूड थोड़ा गलत सेंस में भी लिया हुआ है। रेबल का कुछ अलग मतलब होता है, एंड रेबल ओनली मेक सेंस व्हेन यू प्रूव इट राइट। कि मतलब आप जो एक सिस्टम है आप उसमें चेंज लाते हो और वो प्रूफ करके दिखाते हो कि मोर एफिशिएंट सिस्टम है। वो बैंक्स को पहले पेपाल ने किया, फिर पेपाल को स्ट्राइप ने किया। अब वो स्ट्राइप को भी देखो तो वो Web3 क्रिप्टो पेमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि क्यों हम 3 दिन सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए वेट करें। एंड आई थिंक सेम एटीट्यूड फाउंडर्स में भी होता है, तभी नए सिस्टम्स आते हैं। हमने कितना कुछ डिजिटाइज कर दिया। अगर आप 20 साल का देखें तो ये नए फाउंडर्स नहीं किया था जिनकी सोच अलग थी कि हाँ हम ऑन डिमांड टैक्सीज कर देंगे, हम पेमेंट 1 क्लिक कर देंगे, हम सब कुछ फ़ोन पे ले आएंगे। तो रेबल एटीट्यूड काम करता है टिल यू प्रूव अ पॉइंट दैट इट वर्क्स, एंड नॉट जस्ट इन एटीट्यूड कि हाँ हम नहीं करेंगे या हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे। That's how it works. क्या जब मूव कर रहे थे जैसे Web3 में आपने अपना टूल बनाया, तो उससे पहले आप मतलब जैसे Web2 से Web3 की बग बाउंटी में आ गए थे, या कैसे ये स्टार्ट हुआ सब कुछ? हाँ, मतलब मेरा तो कंसेप्ट सिंपल था कि अगर मैं कर सकता हूँ तो ही हो पाएगा। तो पहले अपने आप को प्रूफ करना था। तो पहले कुछ टाइम बग बाउंटीज की थी। तो अवलांच में बग निकाला था। और फिर वहाँ से जॉब ऑफर भी आया, फिर वहाँ काम भी किया। फिर रियलाइज़ हुआ कि हाँ मतलब ये कुछ पैटर्न सुना सा लग रहा है कि मतलब इतने सारे बग्स हैं, आप उसको बार बार मैनुअली ढूंढो, कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हैं जो वेब इंडस्ट्री ने किया है। बहुत सारे टूल्स हैं जो बने हैं जिन्होंने किया। तो मेरा भी वही था कि हाँ चलो लेट्स फाइंड पैटर्न्स जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। अब तो AI आ गया, तो हमने मॉडल्स ट्रेन करने स्टार्ट कर दिए कि हाँ मतलब AI ही कोड पढ़ के उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ करके फिर बग्स निकालेगा। जैसे आप मानो मैं टेक्निकल नहीं हूँ बिल्कुल भी, आप मुझे समझाओ कि आपका प्रोडक्ट ऐसा क्या कर रहा है कि मतलब इज इट लाइक एन एंटीवायरस, या क्योंकि आप मैनुअली कर रहे थे ये सब चीज़ें, अब वो सारी चीज़ें अपने आप हो रही है। तो हाउ हैव यू डन इट? लाइक क्या आपने सिग्नेचर्स कलेक्ट किए हैं? कितने सिग्नेचर कनेक्ट किए? कितने टाइम में ये प्रोडक्ट बना? और ये जर्नी मतलब कैसी रही आपकी? बहुत सिंपल तरीके से बताया तो हमने पिछले 4 साल में क्या किया कि जितने भी हैक्स हो रहे थे हमने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया कि उसमें कुछ पैटर्न है क्या डेवलपर सेम ही गलती कर रहे हैं। जब आप कुछ कोड लिख रहे हो तो आप सेम ही गलती कर रहे हैं। अब क्या होता है कि डेवलपर अपने हिसाब से सोचता है, उसको लगता है कि ये चीज़ सही है, बट एक जो मलेशियस हैकर होता है उसको पता होता है कि इसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, इसमें से कैसे पैसे चुराने हैं। तो हमने वो सब चीज़ को स्टडी किया, रिसर्च किया। हमने ऑलमोस्ट 600-700 डिटेक्टर्स लिखे कि ये 600-700 तरीके पता थे आपको जिससे आप बग बाउंटी भी कर सकते थे, मतलब एक तरीके से। करेक्ट। तो हमारा ये था कि डेवलपर्स को जो कॉमन मिस्टेक्स जो करते आ रहे हैं या मतलब हो जाती है जो भी है, तो क्यों ना उसको जब वो कोड लिख रहे हैं उसी समय पहले ही फिक्स कर दें, उनको पहले ही बता दे कि हाँ भाई ये गलत है, ठीक है, ये ऐसा मत करो, इसमें ये होता है। तो प्लेटफॉर्म बस वही काम करता है कि डेवलपर्स अपने जो कोड लिख रहे हैं वो वहाँ पर डालते हैं, और फिर हमारा जो AI प्लेटफॉर्म है वो सारा बग्स का लिस्ट निकाल के देता है कि ये चीज़ें गलती हैं, इस लाइन नंबर पे गलती हैं, इसका रीज़न ये है कि ये गलत है, और उसका सजेशन भी ये है कि आप अगर इस कोड को इस तरह से अपडेट करोगे तो वो सही हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल में हमारा प्रोडक्ट यही करता है। इस चीज़ को देख के लग रहा है मुझे कि आपने कितने लोगों को समझाया होगा, मतलब ये प्रोडक्ट कितनी पिच दी होगी, कितने इन्वेस्टर्स के पास आप गए होंगे। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि मैं डिल्यूजनल चल रहा हूँ? हर फाउंडर ऐसा लगता है मुझे कि स्टार्टिंग में डिल्यूजनल ही कहलाता है, एंड देन चीज़ें काम करती है तो ऐसा लगता है कि यार ही इज़ ब्रिलियंट। तो डू यू थिंक कि किस हद तक एक फाउंडर का डिल्यूजनल होना ज़रूरी होता है, या नहीं ये सब गलत है? आई थिंक सबके टाइम पे मतलब टेन्योर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हमारे भी आए थे जब ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या सही नहीं कर रहे हैं यार, मतलब लोगों को नहीं चाहिए क्या ये चीज़। बट फिर आप इम्प्रूवमेंट्स करते हो, अपने कस्टमर्स से पूछते हो कि उनको क्या तकलीफ़ें हो रही है, और कस्टमर से बात भी करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि हाँ आप मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो आप, या ये चीज़ नहीं ढूंढ रहे हो सही से, या ये गलत कर रहे हो। तो फिर आप जब उसको ठीक करते हो, फिर वो जो कस्टमर आपके पास वापस आता है, वो जब पैसे दे के जाता है, हाँ। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मतलब हाँ सही है, अब सही जा रहा है। सो पहला चेक
कब मिला था आपको और क्या फीलिंग थी वो? आई एम प्रीटी श्योर कि एक दिन में तो टीम बनी नहीं होगी, और फिर लोगों को लाना, पुट टुगेदर करना, और फिर उस फेथ में आगे जाना कि मुझे कभी तो फंडिंग मिलेगी, जो कि काफ़ी लोग इस फेथ में चल रहे हैं अभी. तो हाउ वाज दैट फीलिंग जब पहला चेक आपका आया था? ये ना बहुत मज़ेदार स्टोरी है. मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि कुछ करने का, जॉब छोड़ करके मतलब फिर से एक अटेम्प्ट. मैं बताया मेरा पहला स्टार्टअप नहीं चला था, तो था. तो फिर एक दिन ऐसे हुआ कि चलो अब जॉब क्विट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं. फिर बनाना शुरू किया, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भेजा, सब कुछ 3-4 महीने से बना रहे थे. बट मैंने ये मेंटालिटी लेके चली थी कि 1-2 साल तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब 1-2 साल तो अपने पॉकेट से ही बूटस्ट्रैप करना है, सब कुछ करना है, ठीक है. तो कभी उम्मीद लेके गया नहीं था, तो इसी कारण थोड़ा शॉकिंग भी था. तो एक फ्रेंड ने ही बताया कि एक CEO है, वो एक्टिवली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और वो एक सिक्योरिटी के बंदे से बात भी करना चाहते हैं. तो तुम बात करने के बहाने से जाओ, बात भी करो, और एक बार पिच कर लेना उसी बीच में. तो मैं कोई होप के साथ ऑनेस्टली नहीं गया था. मैं गया, मैं बात किया, हम लोग सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे. फिर मैं बोला कि मैं ना यही सारी जो सिक्योरिटी मैनुअली जो होती है, मैं उसका ऑटोमेशन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. और ये मेरा प्रोडक्ट है जिसका मैंने बेसिक बनाया भी है. एंड ही गॉट इंटरेस्टेड एंड ही सेड लाइक कितना पैसा लगेगा इनिशियल फंडिंग के लिए. और मैं बोला कि हाँ, मतलब अगर 1-2 साल का रनवे चाहिए तो इतना लगेगा. उन्होंने बोला ठीक है, डन. और मेरे को याद है, मैं मतलब ज़मीन घसक गई थी नीचे से. लगा कि ये क्या हो गया, अरे मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फंडिंग आने वाली है. तो मेरे को लगा था कि अभी तो है, अभी टाइम है. फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके वॉशरूम गया, फिर चेहरा वहरा धोया, आईने में अपने आप को बार बार देखा. मैंने अरे ये क्या हो गया, सच में हो रहा है, सच में हो रहा है कि नहीं, मतलब ऐसा है. तो फिर मेरा दोस्त भी मेरे को देखा कि थोड़ा सा वो है, तो फिर मेरे को कॉफ़ी के लिए लेके गया. जब सब कुछ डील हो गई थी, फिर वो मेरे को कॉफ़ी के लिए लेके गया. तो फिर मैं बहुत देर तक शांत था, मेरे को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, मतलब हो गया. तो वो था, वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई. फिर मतलब फ्रेंड्स को फ़ोन किया, बोला कि यार अब प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया. पहला कॉल किसको किया? जो 2 मेरे को फाउंडर होने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली एक ही बने. एक ने पार्ट वेज कर लिया था. होता है, कॉमन है. तो मैं उनको बस एक ही बात बोला था कि हम लोगों ने एक प्रॉमिस किया था कि मैं सबसे पहले जॉब छोड़ दिया था. मैंने जॉब छोड़ करके ही सब कुछ स्टार्ट किया था, बाकी लोग जॉब में थे. तो मैंने एक ही बात बोली थी कि देखो अब प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया, जॉब छोड़नी पड़ेगी, तभी कंपनी बनेगी, नहीं तो से साइड वो हॉबी जैसा लगता है. तो वही था पहला कॉल. और वो भी बड़ा मतलब था, उनको भी मतलब पहले तो सब कॉन्फिडेंस बोलते हैं हाँ जॉब छोड़ देंगे, फिर उनको भी थोड़ा सा डर लगता है. फिर इवेंचुअली हो गया सब. उसके बाद फिर 3 लोगों से आज 20 लोगों की कंपनी हो गई है. अमेजिंग. आई थिंक क्रिप्टो की लेयर पे आप चल रहे हो, Web3 की लेयर पे चल रहे हो आप. हम एक तो आप इंडिया में रहते हो, और यहाँ पे तो ये चीज़ बहुत ही बड़ा होक्स है कि ये लीगल है, इलीगल है, सही काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो. फिर ऊपर से इतने स्कैम्स देखने को मिलते हैं. एंड देन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे तो है ही, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस, और अभी तक गवर्नमेंट भी ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाई. तो आपको कभी ऐसा डाउनफॉल और ऐसी फीलिंग आई कि यार ये सब क्या हो रहा है, ये मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दी फंडिंग उठा के, या मतलब कब ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा था कि यार दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट एंड इट्स स्प्लिटिंग अवे? मतलब एक तो प्रॉब्लम है क्रिप्टो के साथ कि जो क्रिप्टो, जब आप वर्ड किसी के सामने क्रिप्टो बोलते हो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हो, तो लोग उसके पीछे की टेक के बारे में बात नहीं करते हैं. वो ना बहुत ओवर शैडोड है कि मतलब वो अच्छा मैंने बिटकॉइन खरीद के अगर बेच दिया होता तो इतने पैसे बना लिए होते. ईजी मनी है, लाइक वी आर टू फोकस्ड ऑन ईजी मनी कि अरे ये तो है. उसके पीछे का टेक लोग नहीं देखते हैं. टेक इज़ बहुत ब्यूटीफुल टेक है, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो मतलब फ्यूचर के लिए बहुत सही है. तो मैं हमेशा इस नज़र से देखता था. बट इंडस्ट्री में है अभी भी कि जो ओवर शैडो कर देता है टेक को, क्योंकि लोग बहुत फोकस्ड हैं कि पैसे कैसे बना लें, एंड उसी कारण वो स्कैम भी होते हैं. तो हाँ, कभी कभार लगता है वैसा कि हाँ मतलब इसको जिस नज़र से देखना चाहिए था दुनिया को अभी भी नहीं देख रहे. पर चीज़ें बदल रही है, रेगुलेशंस आ रहा है, दुबई ने रेगुलेशन निकाला है, यूरोप ने निकाला है, होपफुली इंडिया भी निकालेगा, तो एक्सेप्टेंस आएगा. बट हाँ, डिसअपॉइंटमेंट लगता था शुरू में बहुत. अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, बट शुरू में लगता था कि अरे यार मतलब लोग क्या कर रहे हैं, लोग को समझना चाहिए कि ये टेक है. एक टाइम आया था जब बुल रन आया था, आई थिंक 2017 या 2018 एक अभी भी चल रहा है. सो आई थिंक जब वो बुल रन रुका था,
मामला एकदम रुक गया था और बचा कुचा मामला गिरा दिया था FTX ने, उसके बाद आपको ऐसा लगा था कि अब मेरा स्टार्टअप खत्म हो जाएगा? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगा था कि क्रिप्टो बबल खत्म होने वाला है। बिटकॉइन इफ़ आई रिमेंबर कुछ 18,000 USD 19,000 USD पे आ गया था और वो नीचे जाए जा रहा था, जाए बच्ची कुछ कमी FTX ने कर दी थी। उस टाइम पे आई गेस चल रहा था आपका प्रोडक्ट? वो आई थिंक वो 2-3 महीने मतलब हम लोग सेल्फ डाउट पे आए थे, क्योंकि एक टाइम था जब हमने सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग क्लोज की थी एक्सेलेटर प्रोग्राम से। तो बहुत सारे उस न्यूज़ जब हमने उसको पब्लिश किया था तो बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी मतलब कॉन्वर्सेशंस चालू हुए थे, जब हमने बोला था कि अरे अभी बनाते हैं, बाद में देखेंगे। उसके बाद FTX हुआ जिसमें मतलब बिलियंस चले गए थे, 10 बिलियन कुछ, शायद 10 बिलियन था, 10 बिलियन वाइट वॉश हो गया था। तो अचानक से रेवेन्यू ड्रॉप हो गया था, पूरी जगह निगेटिविटी थी, सारे इन्वेस्टर्स बोले थे अरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्कैम है, ये है वो है, सब यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं। एंड इट वाज फ्यू डार्क मंथ्स, लाइक 2-3 महीने बहुत डार्क था। रेवेन्यू डिप कर गया था, कोई कुछ बना नहीं रहा था क्योंकि नेगेटिविटी थी चारों तरफ। तो हमें लगा था कि क्या मतलब पैकअप का टाइम हो गया क्या अब, बट था कि चलो ठीक है, मतलब स्टिक करते हैं, देखते हैं, और थोड़ा सा पेशेंटली कभी कभार देख लेना चाहिए। कभी कभार होता है चीज़ें बदल जाती है। फिर उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। अभी US ने पूरा तो कर ही दिया सबके लिए। उन्होंने, ट्रम्प ने बोल दिया है कि हाँ मतलब रिजर्व्स रहेगा, हम लोग प्रमोट करेंगे। दुबई क्रिप्टो को 0 टैक्स कर दिया है। सारे पेमेंट्स, स्ट्राइप की बात करते हैं, स्ट्राइप ने भी $1 बिलियन की एक कंपनी स्टेबल कॉइन्स में एक्वायर की। तो चीज़ें बदल गई। सो आई स्टिल रिमेंबर एक बहुत ही बड़ा हैक हुआ था वाजिरेक्स पे, एंड उनका पूरा एक्सचेंज उस पर इम्पैक्ट हुआ था। हम नॉर्मल यूज़र को तो पता भी नहीं लग पाया था क्या हुआ था। वो क्या केस था वो एक? सो WazirX लिमिनल करके एक कस्टडी यूज़ करता था। एंड मतलब कहा बोला जाता है कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स आर बिहाइंड दिस। एक लजारस करके ग्रुप है उनका, बहुत फेमस। वो उन्होंने बहुत मतलब हैक्स किए हैं। तो उन्होंने दे फिगर आउट सम वे टू कॉम्प्रोमाइज़ कि उनके जो कीज़, जो लॉगिन के जो सिग्नेचर्स होते हैं, वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था एंड वॉलेट एक्सेस कर लिया। वॉलेट एक्सेस किया तो उन्होंने एक मेजर चंक जो था, जो पैसा रखा हुआ था सिक्योरली, मतलब उन्होंने कोल्ड वॉलेट बना रखा था जहाँ, हाँ, वो लिमिनल के पास स्टोरेज कस्टडी सोल्यूशन था, एक्सटर्नल कस्टडी सोल्यूशन था। वहाँ पे उन्होंने कुछ तो कीज़ का बाईपास किया, क्या किया अभी भी किसी को पता नहीं है हुआ क्या है। बट कोई सोफिस्टिकेटेड अटैक था जिसने उन्होंने प्राइवेट कीज़ कॉम्प्रोमाइज़ किए थे और फिर ट्रांजैक्शन कर लिया। तो ट्रांजैक्शन करके सारे पैसे निकाल लिए। सो वाजिरेक्स और ये लोग क्या मतलब बग बाउंटी प्रोग्राम चला रहे हैं, इससे कुछ लेसन लिया उन्होंने या स्टोरी स्टिल सेम? ये एक क्रिप्टो का अलग प्रॉब्लम है। तो इवन क्या होता है ना कि लोग बग बाउंटीज़ कराते हैं, कोड ऑडिट करवाते हैं, ठीक है, लेकिन जो Web2 में अभी ऐसे ना एक सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं, ट्रेनिंग्स चलते हैं, लैपटॉप सिक्योर किया जाता है, ये अभी भी Web3 में कम है, क्योंकि कोई ऐसा रेगुलेशन है नहीं, कोई यहाँ पे SOC 2 नहीं होता ज़्यादा। तो क्या होता है कि अगर आपका कोड भी सिक्योर है तो बहुत बार हैकर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को टारगेट कर लेते हैं। जैसे अभी CoinDCX में भी 44 मिलियन का हैक था, उसमें एक एम्प्लॉय कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था जिसके थ्रू उन्होंने एक्सेस किया। तो वो एक्सेस लेवरेज करते हैं वैसे कि यूज़र को टारगेट कर लिया, उसके सिस्टम पे मालवेयर डाल दिया, फिर उसके कीज़ से एक्सेस लेते लेते एकदम एंड तक पैसा कॉम्प्रोमाइज़ ही उनका टारगेट होता है। तो उस तरह के भी अटैक्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है कि सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग नहीं है अभी भी। आपको क्या लगता है कि इंडिया क्रिप्टो के पीछे क्यों नहीं जा रहा अभी तक? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रम्प, जैक डॉर्सी, सैम ऑल्टमैन सब क्रिप्टो को बैक कर रहे हैं और आज उनके पास इतना इकनॉमी है कि मतलब वो वर्ल्ड के रिचेस्ट में से एक है। तो वो अगर इस चीज़ को बैक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो विजनरी तो है ही, दुनिया तो उन्हें मानती है। फिर भी इंडिया ये चीज़ ओवरलुक कर रहा है अभी तक और इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का ऐसा माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? मतलब ये प्रॉब्लम आई थिंक ये है कि आज भी हम डरते हैं, मतलब कुछ नई चीज़ में आने। हम हमेशा फॉलोअर्स रहे हैं, जब अमेरिका कुछ बना देता है फिर उसके बाद हम लेके आते हैं। बट हम डरते हैं कि मतलब अच्छा, हमारा नोशन पहले हो जाता है कि अरे यहाँ तो स्कैम हो रहा है। बट उसके एक अदर साइड को भी देखना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक उसके लिए रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी हैं कि आप अपनी जो पॉलिसी कमिटीज़ हैं उसमें आप बाहर के भी लोगों को लाएं
उनसे डरे नहीं कि वो हम पे कंट्रोल कर रहे हैं या हमारे मैनिपुलेट कर रहे हैं। सबका सुने एंड जो फिर सबसे वाइज डिसीजन हो वो लें, रादर देन बहुत ही प्रिवेंटिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप प्रिवेंटिव हो जाते हैं तो आप नई चीज़ों पे मिस आउट कर जाते हैं। तो आई बिलीव वही रीज़न है। ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे अभी देखने को मिल रही है। आई थिंक नो डाउट हर जगह यही हल्ला है कि इंडिया एआई का एज मिस कर रहा है, इंडिया क्रिप्टो का एज मिस कर रहा है। वहीं एक यूएई जैसी जगह पे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट लाते हैं जिन्होंने आज यूएई की हालत बदल दी है। हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे अब NBA भी आ रहा है, वहाँ पे रोनाल्डो को भी वो लेके आ गए हैं, क्रिप्टो को वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, टैक्स फ्री चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही डरते रहे तो हम मिस आउट कर देंगे। हमें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में टैलेंट तो बहुत क्रेजी है। बट देन अगर ऐसे ही मिस आउट करें तो आई थिंक बहुत सारे फाउंडर्स तो छोड़ के चल गए हैं इंडिया, एंड आई थिंक आने वाले टाइम में भी छोड़ते जाएंगे। आज मैं किसी भी फाउंडर से पूछता हूँ कि लेट्स से तुम्हें अगर आज की डेट में कहीं कंपनी रजिस्टर करानी है तो कोई नहीं बोलता है इंडिया। सब बोलते हैं कि सिंगापुर में रजिस्टर कराओ या यूएई में कराओ, टैक्स हेवन है और ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि यूएई जब इतना फ्यूचरिस्टिक देख सकता है तो हमारा सिस्टम क्यों इतना ब्लाइंड है अभी तक? पॉलिसी मेकिंग की इश्यूज़ है अगेन, क्योंकि अगर आप देखो यूएई में भी तो जो क्रिप्टो, जैसे उन्होंने क्रिप्टो को काफ़ी मतलब प्रमोट किया, तो जितने भी क्रिप्टो फाउंडर्स हैं आप अगर देखोगे तो सब दुबई मूव कर गए, दुबई साइड मूव कर गए। एआई आपका सैन फ्रांसिस्को साइड में पूरा उधर बज़ है, सैन फ्रांसिस्को में सब लोग एआई कर रहे हैं और बहुत लोग उसमें इंडियन ही है। यस, तो है ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हम इन हाउस नहीं बना सकते हैं। हम थोड़े लेट हो जाते हैं क्योंकि हमने पॉलिसी मेकिंग पे ध्यान नहीं दिया। हमने पहले एडॉप्शन लाने की कोशिश नहीं की, हमने फॉलो करने की कोशिश किया रादर देन इनिशिएट करने का। बट चीज़ें बदल रही है आई थिंक, पहले से तो बहुत अच्छा है। आज से अगर आप 6-7 या मे बी 10 साल पहले ले लो तो इंडियन फाउंडर्स को फंडिंग भी नहीं मिलती थी जल्दी। यस, तो वो इसी कारण बाहर चले जाते थे कि हाँ चलो बाहर फंडिंग भी ईजी होगा एट्सेट्रा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक इंडिया के भी है ना जो ब्रिटिशर्स वाले घाव है वो भरे नहीं है कहीं ना कहीं। कॉलोनियल माइंडसेट बोलते हैं उसको। बट अगर ये लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं देख पाए तो हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे और हम बहुत सारे फाउंडर्स लूज़ कर देंगे। एंड क्या होता है ना कि एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट अगर नहीं आया इंडिया में तो ऑफ कोर्स सी बात है, आज एक एंटरप्रेन्योर जॉब्स क्रिएट करता है। एक जो इंडियन माइंडसेट है कि जॉब लेके बाहर जाना है या जॉब लोगे तो ही आपका भला होगा, तो वो तो कैसे और जॉब क्रिएट कर सकता है? मतलब जिसके पास पैसा है वो NYU में भी पढ़ाएगा अपने बच्चे को, वो हार्वर्ड में भी पढ़ाएगा, पर एक जॉब लेने वाला बच्चा नहीं पढ़ा सकता वहाँ पे इनको। ये हमारे मतलब थोड़े से पिछले जनरेशन से भी आया है कि मतलब हाँ मतलब सेफ साइड देखते हैं, जॉब कर लेते हैं, रिस्क क्यों लेना है। पर देखा जाए तो रिस्क सब जगह है, जॉब भी जाती है, स्टार्टअप भी बंद होता है। वो एक माइंडसेट है, हम लाइक गवर्नमेंट जॉब्स को और लाइक सेफर ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ यू गो इनटू सोसाइटी, आप पेरेंट्स लोग से बात कर, अरे उनका बेटा तो मतलब IIT में था, वो तो UPSC निकाल लिया, अरे वो तो मतलब गवर्नमेंट जॉब में है। तो हमने हमेशा से उस चीज़ों को सेलिब्रेट किया है। तो क्या होता है ना कि फिर जो दूसरे साइड जो वो सारे जॉब लेने वाले लोग हैं, और एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता और हर कोई जॉब नहीं कर सकता। तो अगर हम दोनों चीज़ों को सेलिब्रेट करें तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा। और हमें एंटरप्रेन्योर्स जो कि जॉब्स क्रिएट करते हैं, जिसको इंडिया को बहुत ज़रूरत है, तो अगर आप करोगे, बिजनेस लाओगे, तभी होगा। हाँ, बिकॉज बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो बाहर से पैसा यहाँ पे पुल करते हैं और फिर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करते हैं। इकोनॉमिकली देखा जाए तो वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपने बहुत सारी कंट्रीज़ विजिट करी है, आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट कंट्री है जहाँ पे जाके आपको एक माइंडसेट में अलग ही बूस्ट मिला हो? यार इसका 2 आंसर है, 2 कंट्री, वेरी डिफरेंट नैरेटिव्स। ठीक है, अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस देखना है, लोगों को बिजनेस करते हुए देखना है, ठीक है, तो वो है अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को चले जाओ, हर कोई वहाँ पे लेटेस्ट टेक की बात कर रहा है, नया चीज़ बना रहे हैं, रोबोट टैक्सीज बना रहे हैं, AI बना रहे हैं, सब कुछ, सारी नई टेक्नोलॉजी वहाँ आ रही है। हर कोई बंदा, आप एक बार चले जाओ वहाँ पे कोई सीरीज A की बात कर रहा है, कोई प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ये वो। तो अमेरिका है बिजनेस के लिए।
और अगर आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस, एक लाइफ जीने वाला जो होता है ना एकदम चिल, वो है नेदरलैंड्स। मेरे को बड़ा पसंद आया था। मैं एम्स्टर्डम में 1 महीने स्पेंड किया था। इट्स लाइक पीपल आर वेरी रिलैक्स्ड, वो अपना काम भी ईमानदारी से कर रहे हैं, ओवर वर्क नहीं कर रहे हैं, काम ईमानदारी से कर रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं और फिर अपनी ज़िंदगी भी जी रहे हैं। तो ये 2 कंट्री सही है। आपको लगता है बहुत सारी चीज़ें ओवर हाइप कर दी जाती है? फॉर एग्जाम्पल मैं कई लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि बैंगलोर का टाइम चला गया है, अब गुड़गांव आ गया है या हैदराबाद आ रहा है, बट मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता है। लोग सिलिकॉन वैली के बारे में भी यही चीज़ बोलते हैं, बट ये चीज़ें मैं उन्हें बोलते हुए पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ। टाइम कहीं गया नहीं है इन लोगों का। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये नैरेटिव ऐसे कैसे चेंज हो जाता है लोगों का? यार ये सब सोशल मीडिया का किया धरा है और कुछ नहीं। आप बहुत सारे लोग जो अपनी सिटी में बैठे हुए हैं और वो पिक्चर्स में देख रहे हैं कि अरे ये हो गया, गलत चीज़ें या हर जगह होती है। और जब स्पेशली कोई जब शहर बड़ा होता है, बड़ी चीज़ होती है, वहाँ पे हो जाती हैं कुछ कुछ चीज़ें इधर उधर, ठीक है। प्रॉब्लम्स हर जगह है, कहाँ नहीं है, बट उनको हाईलाइट भी उतना ज़्यादा मिल जाता है और फिर वो नेगेटिव पोस्ट आने लगते हैं। वो अच्छा सैन फ्रांसिस्को इज़ डन और बैंगलोर इज़ डन। नहीं है, लोग से शहर बनता है और लोग जब तक काम कर रहे हैं तब तक वो शहर वैसा ही रहेगा जिस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं नहीं मानता है। Where do you see yourself as a founder after 10 years from now, from the perspective of CredShield or from your personal life? कि मतलब मुझे ये करना है आज से 10 साल बाद, या मतलब ऐसा कुछ आपके दिमाग में नैरेटिव हो? यार मैं ना 8th या 9th में था जब मैं बता ना, जब सिक्योरिटी का सीख रहा था सब कुछ। तो ना मैं ना बहुत, मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था वो मार्क ज़करबर्ग की स्टोरी और बिल गेट्स की स्टोरी की। अच्छा इन्होंने कॉलेज से निकल के, स्पेशली मार्क ज़करबर्ग की, कॉलेज से निकल के ऐसे स्टार्टअप बनाया। तो बड़ा मन था हमेशा से कि एक स्टार्टअप बना के स्लो सक्सेसफुल बनाना है। ऑल्दो लाइक टेक्निकली एंटरप्रेन्योर हूँ, बट मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप तब कंप्लीट होता है जब मैंने एक स्टार्टअप को सक्सेसफुली एक मुकाम तक पहुंचा दिया है जहाँ पे वो सस्टेनेबल बिजनेस पे है, या उसको किसी बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, कुछ भी, आई मीन जो भी एक, मतलब इट्स नॉट इन अ फेल्ड स्टेट, इट्स इन अ सक्सेस स्टेज। तो मैं अपने आप को वहीं देखना चाहूँगा और वहीं पे खुशी मिलेगी। हाँ मतलब ये काम पूरा हुआ है, वो होता है ना OCD टाइप की, अरे यार अधूरा काम कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ। तो वो पूरा करना है। आपको लगता है कि फाउंडर्स जो होते हैं उनको रेवेन्यू फर्स्ट सोचना चाहिए या प्रोडक्ट फर्स्ट सोचना चाहिए? यार मैं बिलीव करता हूँ रेवेन्यू, क्योंकि मतलब धंधा है तो ही चीज़ें चल रही है, सीधी सी बात है। अब धंधा चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा नहीं आ रहा है तो फिर क्या है। तो हाँ मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरा बिलीव होता है कि हाँ रेवेन्यू होना चाहिए। रेवेन्यू है इसका मतलब इसका सेंस बना रहा है। व्हाट इज़ दैट एडवाइस जो आप देना चाहोगे एक यंग शशांक को? बिकॉज ऐसे बहुत सारे यंग शशांक हैं इंडिया में जो मे बी कोटा में बैठे हैं आज और उनको लगता है कि अगर उनका नहीं निकला तो दे आर डन, या फिर उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, या बहुत सारे स्ट्रेस और ये सबको हैंडल करके इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आज आप 1 मिलियन तक पहुँचे हुए हैं। आई कैन सी आप आगे ही आगे जाओ, बट देन व्हाट इज़ दैट वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव दैट टू यंग शशांक ऑफ इंडिया? मैं अपना पर्सनली अगर बताऊं तो मैं सब चीज़ कर रहा था, बहुत स्ट्रेस में कर रहा था, ये थिंक करके कि भाई सेल्फ डाउट तो था। एंड व्हाट आई वुड एडवाइस इज कि अगर लाइक इफ इट इज मेकिंग सेंस टू यू एंड यू कैन लाइक डू इट करेक्टली, डोंट रीथिंक अबाउट लाइक व्हाट अदर्स आर सेइंग। कोई क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सेम पाथ फॉलो करके सक्सेस होता है, ठीक है। आप IIT नहीं निकाल पाते हो, इट्स जस्ट वन फेज, ठीक है। आप कॉलेज में मेहनत करो, आप कॉलेज में अच्छा नहीं किए तो जॉब में मेहनत करो और ट्राई टू फिगर आउट आपको क्या पसंद है। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें मेहनत अपने आप हो जाती है और पता भी नहीं चलता है। और असली इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं मानता हूँ कि मतलब वो होता है कि जो आप करने बैठो और आपको समय का पता ना चले, ठीक है। अगर आपको वो कहीं दिख जाए कि अगर मैं ये करता हूँ और मेरे को समय का भी पता नहीं चलता है, तो वो आपके लिए बना है और आप उसमें मेहनत करोगे तो अच्छा निकलेगा और उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो चाहिए ज़िंदगी चलाने के लिए। तो मेरा यही है कि मतलब स्ट्रेट पाथ कुछ नहीं होता सक्सेस का, रिजल्ट ओरिएंटेड है हम लोग सब,
बाद में जब आप रिजल्ट कोई दूसरे पाथ से भी दे दोगे तो लोग बोलेंगे अच्छा ये पाथ सही है, तो सब सही हो जाता है बाद में। सो थैंक यू सो मच शशांक भाई, आप आए, हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत हुई यहाँ से, एंड बहुत सारे हमारे लोगों को एक इनसाइड स्टोरी पता चली, ये भी पता लगा कि 0 से 1 मिलियन तक कैसे जाया जाता है और आगे से आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सो मच।